एक्चुअली मैंने अपनी तैयारी ऐसे की थी, स्टार्टिंग में मुझे आइडिया नहीं था, मैंने एक इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। जावा से एक प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हो, जावा के लिए आपको एक फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है। इंटरव्यू जज करे कि आपको एटलीस्ट बेसिक का तो आइडिया, ये फ्रेशर के क्वेश्चन होंगे जो जावा कोर में पूछे जा सकते हैं। आपके व्यूअर्स बहुत सारे होंगे जो चैनल देख रहे होंगे, दे वुड हैव बीन एमिंग फॉर कि उनको 40 LPA 50 LPA लेना है या 20 LPA फोड़ना है। स्टार्टिंग में फ्रेशर में आपको फ्रेमवर्क सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फ्रेमवर्क नहीं आता तो आप एक एप्लीकेशन रेडी नहीं कर सकते। हे व्हाट्स अप गाइस, आज हमारे साथ हैं काजल, और काजल अभी जावा डेवलपर हैं EPAM कंपनी के अंदर। इसके अलावा इन्होंने मल्टीपल कंपनीज के अंदर जावा डेवलपर के ऑफर्स क्रैक किए हुए हैं। 8-9 कंपनीज अभी हमें बताने वाले जिनमें इन्होंने खुद क्रैक किए हुए हैं। तो इनसे बेटर कौन होगा बताने के लिए कि आपको अगर जावा डेवलपर बनना है तो कैसे बने। इनकी पूरी जर्नी की बात कर रहे होंगे, कैसे इनकी पूरी जर्नी रही कॉलेज से लेकर अभी तक, और क्या पढ़ा इन्होंने, आप कैसे जावा डेवलपर की जॉब पा सकते हैं इस मार्केट के अंदर, ये सब कुछ इनके साथ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वेलकम टू द चैनल। काजल, कैसे हो? बढ़िया अनुज, आप कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। तो काजल, अपने बारे में बताइए। आप सबसे पहले तो अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं और कितने साल से काम कर रहे हैं, उसके बाद अपनी पूरी करियर जर्नी के बारे में बताइए। हाय एवरीवन, my name is Kajal Goyal and I did my schooling from Government Model Senior Secondary School, Sector 16, Chandigarh. Then later I did my engineering from UIT Hoshiarpur, and after that I started my career in IT as a system engineer within the Infosys company, and there I worked for around 3 years 5 months, and later just recently I have switched to another company, that is EPAM Systems. So right now I'm working as a software engineer too with the EPAM Systems company. So this is a bit brief intro about me. नाइस। तो अभी आप यहाँ पे EPAM में काम कर रहे हैं, इससे पहले आप इन्फोसिस में सिस्टम इंजीनियर की तरह काम कर रहे थे। जावा डेवलपर आपने क्यों चूज़ किया पाथ? आपने कॉलेज में भी क्या आप जावा के प्रोजेक्ट्स बनाते थे, या फिर कोई आप मर्न स्टैक या कोई और स्टैक भी यूज़ करते थे कॉलेज में? ओके, सो अनुज, एक्चुअली कॉलेज के टाइम पे मैं जावा ही बेसिकली कर रही थी, बिकॉज फर्स्ट ईयर में तो ऐसा जैसे हम कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो हमें खास आइडिया नहीं होता। तो हमारे कॉलेज का जो करिकुलम था उसमें C++ थी, तो मैंने फर्स्ट ईयर तो C++ अच्छे से सीखा। एंड आफ्टर दैट सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप का टाइम होता है, तो हमारे कॉलेज वालों ने बोला था कि आपको मैंडेटरी कोई इंटर्नशिप अप्लाई करनी है बाहर के लिए। तो उस टाइम पे या इंटर्नशिप भी कर सकते हो या आप कोई ट्रेनिंग भी आप ले सकते हो। तो उस टाइम मैं थोड़ी कंफ्यूज थी क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं था कि मैं कौन सी टेक्नोलॉजी ऑप्ट करूँ उस टाइम तक। बट मेरी एक रूममेट थी एंड नाउ शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सो उसकी काफ़ी ज़्यादा आदत थी काफ़ी चीज़ें इंक्वायर करने की, तो उसने बहुत सारे सीनियर से इंक्वायर किया कि हमारे कॉलेज में कौन सी कंपनी आती है जावा डेवलपमेंट साइड पे, या मर्न स्टैक पे कौन कौन सी कंपनीज आती है, मतलब कि इसका फ्यूचर स्कोप कैसा है और किसके लिए या किस टेक स्टैक के लिए कंपनीज जो है वो ज़्यादा आती हैं। तो ऐसे सीनियर से पता लगा कि हमारे कॉलेज में काफ़ी कंपनीज आती थी जो पर्टिकुलरली जावा स्पेसिफिक थी। सो इसी से हमने डिसाइड किया कि जब कंपनीज आ रही हैं जावा स्पेसिफिक आ रही हैं, और फाइनली हमारा जो एम था उस टाइम पे वो प्लेसमेंट लेने का था एंड और लर्निंग भी थी एट द सेम टाइम। बट हमने जावा के बारे में थोड़ी रिसर्च की, हमने देखा कि काफ़ी कंपनीज आ रही हैं और जावा की डिमांड भी उस टाइम अच्छी है। तो हमने एक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन लिया कि इस टाइम पर हम ट्रेनिंग जो है वो अपनी जावा पर लगाते हैं। उसका एक और रीज़न ये भी था क्योंकि C++ हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी और हमें लगा ऊप्स लैंग्वेज है, जावा हमें सीखने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, हम जल्दी ग्रैब कर लेंगे, और ट्रेनिंग अगर हमारी 2 मंथ्स के आसपास भी रहती है तो हमें काफ़ी कुछ इजीली हम ग्रैब अप करके सीख जाएंगे। तो ये रीज़न था कि हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया, मैं और मेरी फ्रेंड ने, कि हम जावा सीखते हैं। सो दिस इज़ हाउ मेरी जो जर्नी है वो जावा की स्टार्ट हुई। तो हमने जो ट्रेनिंग है वो जावा में ली। सो करिकुलम की बात करें तो एज सच वही जावा का जो बेसिक कोर कंसेप्ट हैं वही रहता है, तो जावा कोर से स्टार्ट किया था। कमिंग टू प्रोजेक्ट्स एज यू मेंशन, तो प्रोजेक्ट की साइड पे जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए थे वो ट्रेनिंग में बनाया था क्विज एप्लीकेशन। तो मैं और मेरी फ्रेंड और एक और फ्रेंड, हम तीनों ने एक मतलब मिक्स्ड प्रोजेक्ट बनाया था, मतलब हम तीनों ने मिलके, और दैट वाज अ क्विज एप्लीकेशन। तो उसमें मल्टीपल यूज़र्स थे एंड मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो गेम खेल सकते हैं। क्विज टाइप गेम थी जिसमें क्वेश्चन थे, आंसर्स थे, और जो भी सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट करेगा करेक्ट आंसर, सो वो विनर डिक्लेयर होगा। सो इस टाइप की हमने जो है क्विज गेम जो है वो डेवलप की थी जावा के अराउंड। एंड और इसके अलावा मैंने कॉलेज में एक एप्लीकेशन बनाई थी जिसमें मैंने डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम यूज़ किया था। मतलब कि उसमें ऐसा था कि जैसे कि लेट्स सपोज अभी मैं हूँ चंडीगढ़ में, ठीक है,
तो मेरे को यहाँ से शिमला जाना है, ठीक है। तो शिमला जाने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं, तो कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ होगा कि मैं शिमला पहुँच सकती हूँ। तो काइंड ऑफ इतना बड़ा सिनेरियो नहीं था, उसका स्मॉल सिनेरियो था। तो उसकी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए हमने डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम पे एक एप्लीकेशन बनाई थी, जिसमें हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते थे कि हम उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कैसे करेंगे। तो ये थे प्रोजेक्ट जो मैंने कॉलेज टाइम पे बनाए थे, और इसी के थ्रू धीरे धीरे मैं जावा जो थी वो सीख रही थी। कोर जावा आई वुड से कि सौरभ शुक्ला की वीडियोस जो है मतलब मैंने जो ट्रेनिंग लगाई उसमें भी सीखा, और साथ साथ मैं सौरभ शुक्ला की वीडियोस देखती थी जावा पे। और टेलिस्कोप भी एक चैनल था, उसको भी मैं देखती थी। मतलब जो कंसेप्ट्स मेरे को वीक लगते थे, जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, सौरभ शुक्ला की वीडियो से कभी जंप कर लिया टेलिस्कोप की वीडियो पे। काइंड ऑफ ऐसी मेरी लर्निंग रहती थी, और उस टाइम पे थोड़े हैंड्स ऑन कर लिए उसी पे, पर्टिकुलरली जो कोड वो पढ़ा रहे हैं। तो इस टाइप से जावा जो है उस टाइम कवर किया, और उसी के साथ डीएसए में बोलो तो लीनियर डीएसए था उस टाइम, बस लीनियर डीएसए कवर किया था, मतलब एरे, स्ट्रिंग और स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट। तो ये टॉपिक्स जो थे उस टाइम कवर किए, और इस तरह से ही मेरी कॉलेज की जो सारी थी वो जावा की जर्नी रही थी। और इसी तरह मेरी प्लेसमेंट हुई थी इन्फोसिस कंपनी में। गॉट इट। आपने बताया कि आपने मोस्टली डीएसए के अराउंड और जावा के अराउंड, आपने कोर जावा के अराउंड चीज़ें पढ़ी थी। कोर जावा के अलावा जैसे आपने बताया जो आपने प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए थे, जैसे क्विज एप्लीकेशन बनाया आपने, इसके अलावा आपने डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम वाला एप्लीकेशन बनाया, क्या ये सिंपल डीएसए बेस्ड एप्लीकेशन था, या फिर आपने कोई फ्रेमवर्क या कोई लाइब्रेरी कुछ अलग से यूज किया? यस, एक्चुअली जो क्विज एप्लीकेशन थी उसमें पर्टिकुलरली जावा ही थी, और एक सर्वलेट प्रोग्रामिंग थी, वो हमने यूज़ की थी। तो बहुत ही कोर जावा बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे हमारी एप्लीकेशन थी, और डेटाबेस में हमने सीक्वल सर्वर यूज़ किया था। मतलब पहले के टाइम पे थोड़ा एप्लेट यूज़ कर लिया, स्विंग यूज़ कर लिया, अब इसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है, किसी को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, आई वुड नॉट रिकमेंड। तभी मैं बताऊँगी कि अगर मुझे लगता है कि कोई बिगिनर है, ये मेरी लर्निंग रही थी। आज मुझे आईटी में बहुत साल हो गए हैं। अगर बैक देन मतलब मुझे को आइडिया होता कि आईटी की मतलब अगर मेरे को जावा की जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है, तो मैं ये सारी एप्लीकेशन नहीं बनाती उस टाइम पे। मुझे एक एप्लीकेशन है जो मैंने अपनी इन्फोसिस की ट्रेनिंग में बनाई थी, और मुझे लगता है कि अगर कोई भी बिगिनर है वो ऐसे स्टार्ट कर सकता है रादर देन ऐसा पाथ फॉलो करने से। क्योंकि अगर हम ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें हमारा टाइम भी काफ़ी जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमें फ्रेमवर्क पे उतनी नॉलेज नहीं हो पाती, या जावा कोर के साथ मैंने सर्वलेट पढ़ लिया, तो सर्वलेट भी मुझे काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा था उस टाइम, एकदम बिगनर के लेवल पे मुझे सर्वलेट समझ ही नहीं आ रहा था। तो मुझे लगता है कि सबसे इजी तरीका होगा, अगर आप बिगिनर हो, कॉलेज में हो, पहले आप जावा जो है वो अच्छे से सीख लो। उसके बाद अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो प्रोजेक्ट ऐसा मत बनाओ जैसे मैंने बनाया था। द प्रोजेक्ट यू कैन स्टार्ट और मेक इज सिंपलर वन। जैसे टूरिज्म पैकेजेस होते हैं, अगर हम बात करते हैं, आज हम बहुत सारी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, राइट लाइक booking.com, अगोडा हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया। उसमें हमें ऐसा इतना जो तूफानी वो वाली एप्लीकेशन नहीं बनानी है, सिंपल। उसमें हम देखते हैं कि अगर आज मेरे को गोवा जाना है, आज मुझे केरला जाना है, ठीक है, तो मुझे वहाँ सारी पैकेजेस जो है वो मुझे दिख रहे होंगे, व्यू कर सकती हूँ बहुत सारे पैकेजेस की डिटेल। तो उसमें क्या होता है कि जब मैं व्यू करूँगी पैकेजेस की डिटेल को, तो मेरे लिए ईजी होगा रेस्ट एपीआई को इम्प्लीमेंट करना, जिसमें कि मैं स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, और उसमें गेट एपीआई यूज़ कर सकती हूँ पैकेजेस को व्यू करने के लिए। ये फंक्शनैलिटी जो है वो स्टूडेंट इंप्लीमेंट करेंगे तो उन्हें गेट एपीआई के बारे में पता लगेगा। अगर आपको पैकेज की कोई डिटेल ऐड करनी है तो आप एज एन एडमिन ऐड कर दोगे, ठीक है। मतलब आज मुझे लेट्स सपोज केरला की जगह बैंगलोर ऐड करना है, तो मैं बैंगलोर का एज एन एडमिन ऐड करूँगी, एज ए यूज़र तो ऐड करूँगी नहीं ना। सो एज एन एडमिन अगर मैं ऐड करूँगी तो उससे मुझे पोस्ट एपीआई सीखने को मिल गया। अगर कल को कोई पैकेज है मुझे डिलीट करना है, अभी बहुत मानसून का टाइम है, हर जगह बारिश हो रही है, तो कोई ऐसा जगह है जो मुझे डिलीट करनी है अपने पैकेज से, तो डिलीट करने के लिए मैं डिलीट एपीआई यूज़ कर सकती हूँ। और अगर कोई पैकेज की डिटेल ऐसा होता है ना कि कोई भी पैकेज हम बुक करते हैं उसमें टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है उसकी डिटेल्स, तो उसकी डिटेल्स अगर मैं अपडेट करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं पुट एपीआई यूज़ कर सकती हूँ। तो एक बहुत बेसिक प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, और इसमें आप अपनी मनचाही फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हो। इसमें आप पेमेंट भी ऐड कर सकते हो, बुकिंग का मॉड्यूल भी ऐड कर सकते हो। मुझे लगता है आपकी लर्निंग थोड़ी इस तरह से ज़्यादा होनी चाहिए रादर देन आप मेरे थ्रू जो मैं आपको बता रही हूँ, मतलब ऐसे ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना। मतलब मेरी जर्नी ऐसी रही थी, बट आई वुड सजेस्ट यू कैन गो दिस वे। सिंपल प्रोजेक्ट से स्टार्ट करो, इवन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद ई कॉमर्स एप्लीकेशन। मतलब छोटी सी सिंपल सी एप्लीकेशन पकड़ लो, ऐड करो, अपडेट करो, डिलीट करो, ऐसा आपकी जो है वो रहनी चाहिए स्ट्रैटेजी, अगर आप एक अच्छे जावा डेवलपर बनना चाहते हो और फ्रेमवर्क भी सीखना चाहते हो साइड बाय साइड। गॉट इट। तो जैसा आपने बताया कि आपने स्टार्ट किया था स्विंग के साथ, राइट, जावा कोर और स्विंग आपने किया था, इसके अलावा एप्लेट्स वगैरह आपने किए थे, लेकिन आप रिकमेंड कर रहे हैं कि अभी फ़िलहाल वो
इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं है इंडस्ट्री के अंदर। आपने बताया स्प्रिंग बूट काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है मार्केट में, और आपने यस। एपीआईज बताई कि उसके अंदर आप बना सकते हो मल्टीपल टाइप की। हाँ जी। सिमिलर टाइप ऑफ चीज़ ना हमने भी अभी स्टार्ट की है अपने स्प्रिंग बूट 0 to 1, एक 0 to 100 कोर्स हमने बनाया काजल। तो उसके अंदर ना जैसे आप ओके। बता रहे हैं ना एपीआईज वगैरह ये सब तो है ही। हाँ जी। उसके अलावा स्प्रिंग सिक्योरिटी, सो दैट आप एडमिन रोल से अलग काम करो, यूज़र्स अलग काम कर रहे हैं उसके अंदर। हम कल ही मैंने इवन उसका सिस्टम डिज़ाइन बनाया था पूरा का पूरा। तो वो सिस्टम डिज़ाइन लोगों को समझाया कि कैसे इसमें राइडर्स हैं, तो हम ऊबर बुकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो राइडर्स होंगे, ड्राइवर्स होंगे, एडमिन्स होंगे, राइड बुकिंग कर सकते हो आप, पेमेंट मेथड इसमें आप मल्टीपल चूज़ कर सकते हो। तो कैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके जुड़ रहे हैं, एपीआईज कैसे बन रही हैं, ये सब हम उसके अंदर सिखा रहे हैं। एंड देन मूविंग ऑन, इसमें हम काफका, कैशे, माइक्रो सर्विसेज कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये टाइप के कॉन्सेप्ट्स आजकल मार्केट में काफ़ी यूज़ होते हैं। आपने कितना देखा है वैसे स्प्रिंग बूट या फिर स्प्रिंग फ्रेमवर्क को इंडस्ट्री में यूज़ करते हुए, आप इतने साल से काम कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा। मतलब मैं कहूँगी कि मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी इन्फोसिस कंपनी में, वो स्टार्ट हुई थी एज अ .NET डेवलपर, क्योंकि इन्फोसिस में मेरी प्लेसमेंट जो थी वो लग गई थी 3.6 पैकेज पे, ठीक है। तो उसमें उन्होंने मुझे जो ट्रेनिंग थी वो .NET डेवलपमेंट में दी थी, राइट। तो मेरा खुद का मन था कि मुझे जावा में शिफ्ट होना है, बिकॉज जावा की मार्केट बहुत ज़्यादा ह्यूज है। अगर आप बात करो कि लाइक अगर बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी आप टारगेट करना चाहते हो, अमेजोन है, सिस्को, पेपाल, पेटीएम और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं जो जावा डेवलपर को हायर करती हैं। अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में भी जाना चाहते हो तब भी जावा की बहुत डिमांड है। अब आपने बात करी स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क की। आज स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है, द रीज़न बीइंग इज़ अगर आपको किसी कंपनी में जाना है, ठीक है, तो मेजर उनकी रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट पे काम करना, ठीक है। तो आप सिर्फ जावा से एक प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हो, जावा के लिए आपको एक फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है। आप जावा को इंटीग्रेट करोगे, आप उसकी हेल्प से, आपको फ्रेमवर्क सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फ्रेमवर्क नहीं आता तो आप एक एप्लीकेशन रेडी नहीं कर सकते। और जावा तो एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि यू कैन से इंटरप्राइज एप्लीकेशंस बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, जितने भी लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं वो बन रहे हैं। तो उसमें स्प्रिंग बूट तो है ही, यूज़ ही हो रही है। तो स्प्रिंग बूट डेवलपर्स की नीड है, और जो भी आपने कोर्सेज वगैरह बताए हैं, येस दे कैन हेल्प टू फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस्ड वन ऑल्सो, बिकॉज इंडस्ट्री में इस टाइम पे काफ़ी डिमांड है स्प्रिंग बूट डेवलपर की। क्योंकि अगर आपको जावा आता होगा, सिर्फ जावा से आप एक बेसिक एप्लीकेशन बना सकते हो, पर कंपनीज में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है। तो उसके लिए स्प्रिंग बूट की रिक्वायरमेंट तो है। सही है। काजल, आपने बताया कि आपने इन्फोसिस और ईपैम तो क्रैक किया ही हुआ है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आपने और भी कितने सारे ऑफर्स क्रैक किए हुए हैं। जैसे आपने मुझे बताया था कि आपने 8 या 9 किए हुए हैं। आप एक बार लिस्ट कर सकते हैं क्या कितनी कंपनीज का ऑफर्स आप अभी तक क्रैक कर चुकी हैं? ओके, सो आई हैव क्रैक्ड ऑलमोस्ट 9 कंपनीज। तो मेरा एसेंचर में क्लियर हो गया था। एसेंचर, अकोलाइट कंपनी, होम क्रेडिट, यूनिफोर, इम्पेटस सोल्यूशन, जेमिनी एंड एयरटेल कंपनी एंड ईपैम। सो इस तरह ऐसा हो गया था कि मेरे पास बहुत सारे ऑफ़र्स आ गए थे, और कुछ कंपनीज़ मुझे कॉल करती थी या लास्ट में ऑफ़र लेटर रिलीज़ कर रही थी, तो मैंने उनको खुद बोल दिया था कि अब मेरे पास इतना ऑफ़र है, अगर आप इसे बेटर दे सकते हो तभी मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करूँगी। तो ऑफ़र्स काफ़ी आ गए थे, बट येस आई वुड से कि उस टाइम मैंने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, बिकॉज उस टाइम रिसेशन ही चल रहा था, अभी भी मार्केट उतनी स्टेबल नहीं है, आई वुड से। सो येस, चैलेंजेस फेस किए थे, बट आई वुड से आई केप्ट ऑन ट्राइंग, और ऐसे ट्राई करते करते जो है वो मेरा जो पैकेज है वो इम्प्रूव हो गया। और फाइनली मैंने बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि इतने सारे पैकेज तो आ गए हैं, तो मुझे कौन सा इसमें से चूज़ करना है। तो जैसे सबका मन होता है कि हम किसी ना किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ जाएँ, तो मेरे को भी 3-4 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज थे जिनके ऑफर आ गए थे, बट मैंने बहुत कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मुझे ईपैम के साथ जाना है। मतलब लास्ट टाइम पे मैं एयरटेल और ईपैम में कन्फ्यूज़ थी, बिकॉज एयरटेल इज़ अ गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ईपैम इज़ अ सर्विस बेस्ड कंपनी। ऑल्दो ईपैम हैज़ वेरी गुड क्लाइंट्स, बट एक रहता है ना कि स्टूडेंट के मन में, प्रोफेशनल के मन में, यार सर्विस बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। आजकल आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कम पैकेज भी ले रहे हो, बट द पीपल विल जज यू कि यार इसको ज़्यादा नॉलेज है। और जो सर्विस बेस्ड में, चाहे आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है, यार इसकी नॉलेज में पक्का कोई कमी होगी, लाइक दैट पीपल यूज टू जज। बट आई डिड वेरी कॉन्शियस डिसीजन। मैंने कहा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मेरे लिए जो बेटर है, मुझे लगा ईपैम मुझे सब कंपनी से ज़्यादा बेटर पैकेज दे रही है, मेरी लर्निंग वाइज ग्रोथ भी अच्छी होगी, बिकॉज मुझे क्लाइंट अच्छा मिल रहा है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं ईपैम के साथ जाऊँगी। और मोर ओवर कंपेरिजन का कोई एंड नहीं है। अगर हम ऐसे बैठ के एक दूसरे से कंपेयर करते रहेंगे कि कौन कहाँ जा रहा है, तो हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या ठीक लगता है, हमारी
रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें वो कॉन्शियस डिसीजन लेना चाहिए। तो EPAM मेरी चॉइस इसलिए थी बिकॉज दे वर ऑफरिंग मोर पैकेज एंड दे वर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क फ्रॉम होम, एंड सो दैट वाज द प्लस। बिकॉज मैं एयरटेल ऑप्ट करती, वहाँ पे ऑफिस जाना होता मुझे और वहीं सेटल होना पड़ता, एंड अकोमोडेशन के लिए आप रेंट वगैरह PG वगैरह के पे करना पड़ता, और पैकेज भी मोर व कम था। तो मैंने सोचा कि मुझे साइड बाय साइड भी और कुछ प्लान करना है, कम्यूटिंग टाइम जाएगा मेरा, तो मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया EPAM ज्वाइन की। बट आई वुड सजेस्ट फ्रेशर्स को कि आप एयरटेल ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज आप ज़्यादा सीखने को आपको मिलेगा। अगर आपको मेरे जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं तो एक्सपीरियंस जो, तो मुझे मेरे कुछ और प्लान्स भी थे, बट मैंने डिसीज़न लिया अपनी यू वुड से अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो आप डिसीजन लो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली आई वुड से, एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। इट्स योर लाइफ एंड यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, सो आप अपनी जर्नी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो, सो नॉट लेट अदर्स डिसाइड योर जर्नी एट द फर्स्ट। सही, इवन मैं भी यही कहता हूँ। मेरे पास ना एक्चुअली आज ही 2 मैसेजेस देखे मैंने लिंक्डइन के ऊपर, जो जिसमें मुझसे पूछ रहे थे कि भैया मेरे पास ये है, ये ऑफर, क्या चूज़ करूँ। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि किस कंपनी को मैं चूज़ करूँ। मैं उनको बोलता हूँ भाई कि देखो, मुझे आपके सिचुएशन, आपके सर्कमस्टांसेस के बारे में नहीं पता है, आपको पता है। सबसे बढ़िया आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हो। आपको देखना है कि ठीक है, ये कंपनी ये ऑफर कर रही है, यहाँ पे रिलोकेशन है, यहाँ पे मेरा वर्क फ्रॉम होम है, मतलब बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। आपको क्या करना है, मे बी किसी को नहीं चाहिए वर्क फ्रॉम होम, किसी को जाना ही है बाहर, उसको इंडिपेंडेंस चाहिए। तो आपके ऊपर देखना है कि भाई करना क्या है मुझे, राइट। किसी कंपनी में बॉन्ड है, कहीं पर नहीं है, तो डिसाइड फॉर योरसेल्फ, जैसे इन्होंने बताया। और अगेन सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, इतने सारे ऑफर्स आपने क्रैक किए। थैंक यू सो मच अनुज। एक चीज़ बताइए काजल, इतने सारे ऑफर्स आपने क्रैक किए, क्या रीज़न था इसके पीछे? आपको क्या लगता है कि आप में ऐसा क्या एक यूनिक था जिसकी वजह से आपको इतने सारे ऑफर्स मिले, या फिर आप क्रैक कर पाए इतनी सारी कंपनीज़ को? आपने ऐसा क्या शोकेस किया अपने एम्प्लॉयर्स को? देखो, ऐसा कोई खास रीज़न रहता नहीं है। ऐसे तो सच बताऊँ तो ओरेकल कंपनी के लिए भी मैंने इंटरव्यू फेस किया था। ओरेकल में मेरा 3rd राउंड में मैं मतलब बाहर निकल गई थी, रिजेक्ट हो गई थी। दैट वाज अ फाइनल राउंड, और वो काफ़ी डिसहार्टनिंग था। मतलब मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार शायद मैं ओरेकल ज्वाइन कर लेती। उसका भी एक रीज़न है, ओरेकल का भी पैकेज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था उस टाइम पर, बट उसका एक ही रीज़न है, वो था कि जावा। बिकॉज मैं जावा पे काम करी हूँ और ओरेकल का ही इटसेल्फ वो प्रोडक्ट है, तो मुझे लगा कि यार मे बी लर्निंग ज़्यादा अच्छी हो। तो बस एक वही मतलब कि कह सकते हैं ना कि वही ऑफर था जो नहीं मिला, तो थोड़ा सा डिसहार्टनिंग लगा। बट वो भी अभी मैं सोच रही हूँ तो मेरे को है कि अच्छा यार नहीं मिला वो ऑफर। हो सकता है मिलता तो मैं चली जाती और मैं उतना सेटिस्फाई ना होती, क्योंकि हैदराबाद रहना पड़ता, और मे भी मतलब मेरे को लग रहा है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। और रही बात आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि ऐसे क्या मैंने डिफरेंट किया, डिफरेंट कुछ भी कोई नहीं करता है। ऐसा सच बताऊँ तो एक लर्निंग होती है आपकी, बिकॉज मुझे भी बहुत सारी रिजेक्शन मिली है। ऐसा नहीं है मैं आपको बोल रही हूँ मुझे इतने ऑफर्स मिले, पर मैंने ये नहीं बताया कि मैंने कितना रिजेक्शन फेस किया। आई फेस अ लॉट ऑफ रिजेक्शन। मैंने हैशडिन बाय डिलॉयट कंपनी में दिया था, वहाँ पे मैं 2nd राउंड में आउट हो गई थी। उन्होंने LLD का क्वेश्चन पूछा था, सो आई वॉज नॉट एबल टू गेट थ्रू। ऐसे मैंने, आप ये छोड़ो, मैंने TCS का इंटरव्यू दिया था, TCS में मैं उसके 2nd राउंड में बाहर हो गई थी, और मुझे रीज़न भी नहीं समझ आ रहा था मैं आउट क्यों हुई हूँ। सो ऐसा नहीं होता कि यू कैन नॉट डिसाइड कि आप कौन से इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाओगे और कौन सा इंटरव्यू नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट डिसाइड, बट येस यू कैन डिसाइड योर प्रिपरेशन। और वो प्रिपरेशन आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? सिंपल है, मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा था, तो बट ऑब्वियस है वो मुझसे एक्सपीरियंस ज़्यादा के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो जब भी आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो बहुत नेचुरल होता है कि वो आपसे प्रोजेक्ट में जाएं, वो आपको प्रोजेक्ट में ग्रिल करें। और वो आपसे जैसे कि अगर मैं फ्रेशर की बात करूं तो सिंपल सी बात है, फ्रेशर अगर ज्वाइन कर रहा है तो उससे थोड़ा बेसिक पूछा जाएगा, बट कोई एक्सपीरियंस्ड वन है तो उससे थोड़ा लेवल इंक्रीज करके मॉडरेट लेवल का पूछा जाएगा। आप मतलब एक्सपीरियंस से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपसे भी बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। लेट्स सपोज कोई जावा से क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेशर से, तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? वो सिंपल कोर कंसेप्ट पे आएगा, वो उससे कॉन्सेप्ट टारगेट करेगा। उसमें भी आपसे पूछ लिया मेथड ओवरलोडिंग क्या है, मेथड ओवरराइडिंग क्या है, ठीक है, इंटरफेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक है, आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हो, मतलब पूछ रहा है कि ट्राई कैसे यूज़ होता है, कैश कैसे यूज़ होता है, और फाइनली कैसे यूज़ होता है, फाइनल कीवर्ड क्या है, स्टैटिक कीवर्ड क्या है, इन सब की वर्किंग, प्राइवेट प्रोटेक्टेड हम सब की यूज़ करते हैं। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ गए। मतलब कि इंटरव्यू जज कर रहा है कि आपको एटलीस्ट बेसिक का तो आइडिया है। ये फ्रेशर के क्वेश्चन हो गए जो जावा कोर में पूछे जा सकते हैं, या आजकल तो कलेक्शंस भी काफ़ी पूछने लग गए हैं। तो आप लिस्ट, एरे लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, उनके डिफरेंस हो गए। बट थोड़ा अगर हम एक्सपीरियंस साइड मूव करते हैं
तो उनका फेवरेट क्वेश्चन है इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप। वो फ्रेशर से भी पूछे जा सकते हैं, बिकॉज अभी ऐसा हो गया है कि अभी मार्केट वैसी नहीं है जैसी पहले थी। बैक देन कोविड की मैं बात करूँ तो उस टाइम तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस एक्सपीरियंस से भी और फ्रेशर से भी पूछे जाते थे, क्योंकि मार्केट पीक पे थी। तो मार्केट में बस उनको डेवलपर्स चाहिए थे और उनका जो लेवल था वो कम था। आज कंपटीशन बढ़ गया, बिकॉज हर कंपनी देखो फायर कर रही है, ठीक है। पर आपको उससे डरना नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि आपको थोड़ी तैयारी जो है वो अपनी अब थोड़ी सी बेटर रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि फ्रेशर से भी आज वैसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएँ जो कि एक्सपीरियंस से पूछ रहे हैं। तो जैसे इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप हो गया, इक्वल्स हैश कोड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम हैश मैप की बात करें, हैश सेट की बात करें, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए गए। और मल्टी थ्रेडिंग में जैसे अगर कोई लाइक फ्रेशर है तो मल्टी थ्रेडिंग सिंपल पूछा जाएगा कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। बट कोई एक्सपीरियंस है तो उससे एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क के बारे में, एग्जीक्यूटर सर्विस के बारे में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पूछा जाता है। थ्रेड सेफ्टी के बारे में या स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर के डिफरेंसेस के हो गए। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं, या स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी के बारे में, या क्लास को कैसे इम्यूटेबल बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, सिनेरियो बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर कोई एक्सपीरियंस है। जैसे कि मान लो एक क्लास है एम्प्लॉय क्लास, ठीक है। तो एम्प्लॉय क्लास जो है वो हमारी जो है वो इम्यूटेबल क्लास है। उसमें हमने एड्रेस जो है वो रेफरेंस क्रिएट कर दिया एम्प्लॉय क्लास में। जो एड्रेस है दैट इज़ द म्यूटेबल वन, राइट। सो आपको अपनी मेंटेन करनी है क्लास की, एम्प्लॉय क्लास की इम्यूटेबिलिटी। तो वो आप कैसे मेंटेन करोगे? तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो आपके बेसिक को चेक करते हैं। तो आप बेसिक्स के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक के बाद थोड़े थोड़े उन टॉपिक्स पे हैंड्स ऑन कर लीजिए। जैसे आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक पढ़ा, आपने उसके 1-2 कोड लगा दिया, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो आपने एक और बात बोलूँगी, जो एक्सपीरियंस है उनके लिए डिज़ाइन प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो एक्सपीरियंस है उनके लिए डिज़ाइन पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो एक्सपीरियंस बंदे से डिज़ाइन पैटर्न नहीं पूछती है। मतलब सिंगलटन इज़ काइंड ऑफ देयर फेवरेट टॉपिक। व्हाट इज़ सिंगलटन पैटर्न एंड हाउ टू ब्रेक सिंगलटन पैटर्न, हाउ टू फिक्स सिंगलटन पैटर्न। तो एक्चुअली मैंने अपनी तैयारी ऐसे की थी, स्टार्टिंग में मुझे आइडिया नहीं था। मैंने एक इंटरव्यू देना स्टार्ट किया तो मुझे इंटरव्यू से ना लेवल पता लग रहा था कि उनका फोकस कौन कौन से टॉपिक में है। तो मैंने अपनी तैयारी थोड़ी ऐसे करी थी, मैं नेट पे जाती थी, मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस जावा डेवलपर के सर्च कर लिए, जैसे 3+ ईयर्स एक्सपीरियंस के। तो इस टाइप से मेरी प्रिपरेशन रहती थी। अगर कोई फ्रेशर है तो वो थोड़े क्वेश्चंस पे ज़्यादा अपना फोकस रखे, क्योंकि क्या होता है अगर आप एक्सपीरियंस के लिए देख रहे हो सकता है आपका थोड़ा लेवल बिट इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि वहाँ पे आपसे माइक्रो सर्विसेज के भी बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, लॉगिंग के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो हो सकता है फ्रेशर से ना पूछे जाएँ। तो ये डिपेंड करता है, आई वुड से कि ये पैकेज की रेंज पे भी डिपेंड करता है। बिकॉज अगर आप पैकेज सोच रहे हो, इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था 3.6 से, तो तब तो इन्फोसिस ने ना मुझसे डीएसए पूछा, ना इन्फोसिस ने मुझसे बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे, मेरा 3.6 का पैकेज लग गया था। पर अगर मेरे को 3.6 से जाना 10 पे, 10 से जाना 15 पे, 15 से 20 और इनफैक्ट 25+, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको अपना लेवल जो वैसे ही बिल्ड करना पड़ेगा। फिर क्या फ्रेशर, फिर क्या एक्सपीरियंस, बिकॉज कंपनी को फिर आपसे भी काम कराना है, वो अच्छे से कराएगी फिर। बिल्कुल सही है, और आपने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने बताया कि किस तरीके से फ्रेशर को क्या क्या पढ़ना चाहिए। जैसे जावा के अंदर कोर कॉन्सेप्ट्स तो हो ही गए, आपने बताया ऊप्स कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आपने बताया, मल्टी थ्रेडिंग आपने टच किया, साथ में एक्सपीरियंस लोगों को माइक्रो सर्विसेज और काफका जैसे बड़े कंसेप्ट जो होते हैं उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी। वो भी मैं उस पर, हाँ जी आप बोलिए। हाँ, वो भी मैं उस पर टच कर लेती हूँ, क्योंकि आपने जैसे अभी काफका ऐड किया ना, तो मैंने भी जो काफका पे है मतलब काम किया हुआ था, बेसिकली रैबिट MQ पे काम किया हुआ था अपने प्रोजेक्ट में। तो मैं एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हूँ, ठीक है। अगर मैंने एयरटेल का भी जैसे इंटरव्यू फेस किया था, EPAM का भी फेस किया था, बहुत कंपनीज़ का भी फेस किया था। तो मेरे रिज्यूमे में मेंशन था रैबिट MQ। तो अब रैबिट MQ में उसमें रिज्यूमे में मेंशन कर रही हूँ। असिंक्रोनस मैसेजिंग का कोई कंसेप्ट अगर मैं मेंशन कर रही हूँ तो वो मुझसे ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो काफका, रैबिट MQ, फिर वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते थे। तो इसके लिए भी मैंने कॉन्सेप्ट एंड कोडिंग चैनल था, उसे फॉलो किया था। तो आई वुड से कि अगर एक्सपीरियंस है तो येस, बहुत ज़्यादा थोड़ा आपको डीप में जाना है, आपको जावा करना है, आपको ऊप से कॉन्सेप्ट्स करने हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क, एक्सेप्शन हैंडलिंग करना है, इन सबको अच्छे से आपको टच करना है टॉपिक्स को। और उसके बाद आपको स्प्रिंग बूट करना है अच्छे से, क्योंकि स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क फ्रेशर भी करें, एक्सपीरियंस्ड भी करें। तो स्प्रिंग बूट में आपको रेस्ट API पे वर्क करना है, आपको रेस्ट API की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, डिपेंडेंसी इंजेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन पता है तो आपको स्प्रिंग बूट की जितनी भी अनोटेशंस है, ऑटो वाइड अनोटेशन हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, सर्विस रेपोजिटरी हो गई हमारी, कंट्रोलर हो गया, तो ये सारी नॉलेज बहुत
अच्छे से होनी चाहिए। और रेस्ट एपीआई तो ऐसे घोल के पी जाओ, मतलब कोई भी इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि रेस्ट एपीआई इंप्लीमेंट करो। ऐसा होगा फ्रेशर से हो सकता है सिंपल सी एपीआई लिखवाई जाए, आप सिंपल से गेट एपीआई लिख दो, थोड़ा बहुत अगर एक्सपीरियंस्ड है तो थोड़ा बहुत उसको ट्रिकी कर देंगे। कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट फ्रेशर का भी और एक्सपीरियंस का दोनों का कंसेप्ट सेम है, बस ट्रिक जो है ना, मतलब इसका जो लेवल है थोड़ा सा बिट लोअर साइड होगा, उसका थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, बट जो रास्ता है वो कंसेप्ट से जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपने रेस्ट एपीआई के पढ़ लिए तो वेदर यू आर फ्रेशर वेदर यू एक्सपीरियंस, आप उन्हें हैंडल कर सकते हो। और स्प्रिंग बूट में एक्सेप्शन हैंडलिंग भी बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे अनुज आपने बात करी थी स्प्रिंग सिक्योरिटी की, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी भी एक अच्छा टॉपिक है पढ़ने के लिए, बट मुझसे वो टॉपिक ज़्यादा टच नहीं किए गए, बिकॉज मैंने अपने कभी भी रिज्यूमे में स्प्रिंग सिक्योरिटी जैसे टॉपिक को मेंशन ही नहीं किया। हो सकता है कि किसी फ्रेशर से भी स्प्रिंग सिक्योरिटी ना पूछी जाए, ऐसा बहुत केसेस में हो जाता है। लाइक आपसे पूछा गया आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी आता है, तो आप सिंपल बोल सकते हो नहीं मुझे स्प्रिंग सिक्योरिटी नहीं आता, मैंने उस पर काम नहीं किया हुआ, कोई हुआ नहीं है इंटरव्यू। लाइक आपको जो नहीं आता आप ओपनली बता सकते हो मैंने इस पे काम नहीं किया हुआ, मैं आगे जाके इसे सीख लूँगा, इस पे काम कर लूँगा। इंटरव्यूअर भी आपके टाइप की पर्सन है जो एक्सपीरियंस्ड है, सो आप उन्हें बता सकते हो कि आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है उस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे, आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी नहीं आता, तो इतना चलता है। ऐसा नहीं है कि आपको इंटरव्यू में सारे कंसेप्ट आने चाहिए। सो एक्सपीरियंस की बात करी थी, सो एक्सपीरियंस जो है वो माइक्रो सर्विसेज जरूर पढ़ के जाना। माइक्रो सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, फॉल्ट टॉलरेंट हो गया, माइक्रो सर्विसेज कैसे कम्युनिकेट करती हैं, असिंक्रोनस मैसेजिंग क्या होता है, और जैसे कि आपने बताया काफका RabbitMQ हो गया, ये फ्रेशर से भी पूछे जाएगा माइक्रो सर्विसेज, बट बहुत लाइटर साइड। जैसे कि मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विसेज क्या हो गया, माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेट कैसे कर रही हैं, इतना लाइट साइड। बट अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपसे अच्छे अच्छे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर आपने सेंड किया डेटा, ठीक है, एक माइक्रो सर्विस पे, तो वो डाउन है, तो आप कैसे डेटा को हैंडल करोगे, या आपको लोड इंक्रीज़ करना है। अगर आपके नंबर ऑफ़ यूज़र्स एक एप्लीकेशन को यूज़ करने वाले बढ़ जाते हैं, जैसे आपने अमेज़न पे काम किया हुआ है, तो आपको पता ही होगा कि अगर नंबर ऑफ़ यूज़र्स का लोड बढ़ता है तो उस टाइप पे उस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल करना है, तो वो एक्सपीरियंस से पूछे जा सकते हैं। और गिटहब की नॉलेज पूछी जा सकती है एक्सपीरियंस से। और डिप्लॉयमेंट साइड थोड़ा जेंकिंस हो गया और डॉकर हो गया, और AWS इज़ अ प्लस। आई वांट से कि आपको करना है, बिकॉज मेरे को भी नहीं आता था और मेरे भी बहुत सारे इंटरव्यू निकले, मैं उनको डायरेक्टली बोल देती थी कि मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको चलता था कि कोई बात नहीं, जो आप बता रहे हो उतना अच्छा है, ठीक है, बाकी आप सीख लोगे, दैट्स इट। और फ्रेशर जो है जावा कर लो अच्छे से, स्प्रिंग बूट कर लो, डेटाबेस कर लो अपना, SQL सर्वर कुछ भी कर सकते हो, और फिर इन तीनों को के यूज़ से, और ऑब्वियसली ORM फ्रेमवर्क तो इंपॉर्टेंट है, हाइबरनेट या स्प्रिंग डेटा JPA, उससे आप एक बेसिक प्रोजेक्ट बना लो एंड यू आर गुड टू गो। और एक्सपीरियंस जो है माइक्रो सर्विसेज को ऐड ऑन करके प्रोजेक्ट बना लो, यू आर गुड टू गो। ठीक है। और ये सब जो भी बात हो रही है यहाँ पे, इसके अलावा डेवऑप्स की भी बात की इन्होंने, कुबरनेटिस और डॉकर, ये सब हमारे स्प्रिंग बूट 0 to 100 में आपको मिल रहा है, तो आप जाके एक बार लिंक में चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड यू कैन चेक दैट आउट। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। हमारे बैच के अंदर अभी फ़िलहाल 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, 5 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग भी हैं, फ्रेशर्स भी आ रखे हैं, तो आपको बहुत अच्छा रेडी करके वहाँ से भेज रहे होंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ काजल आपसे कि किस टाइप की कंपनीज होती हैं जो कि, जैसे मुझे याद आ रहा है कॉलेज में हमारे कंपनीज आती थी जब मैं एकदम फ्रेशर ही था, तो वो मोस्टली DSA अराउंड पूछ रही होती थी, तो वही सेम कंपनीज में देख रहा हूँ आपसे, आपके पास आ रही हैं और आपसे जावा रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ रही हैं, तो क्या ये रोल वाइज फ़र्क होता है या फिर क्या कंपनी वाइज फ़र्क होता है? किस तरीके से इंटरव्यूज़ का हमें पता चले कि यहाँ पर जावा पूछने वाले हैं मुझसे या फिर DSA बेस्ड राउंड होने वाला है? देखो बहुत क्लियर है, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप जैसी कंपनी, आपने NSIT से पढ़ाई की है, ठीक है, आपके कॉलेज में आती ही ज़्यादा पैकेज पे कंपनीज थी। मैंने अपनी पढ़ाई की UIT होशियारपुर से, सो UIT होशियारपुर में इन्फोसिस वाज द ओनली कंपनी जो कि मास रिक्रूटमेंट कंपनी थी, हमारे कॉलेज में आती थी। आपके व्यूअर्स बहुत सारे होंगे जो चैनल देख रहे होंगे, दे वुड हैव बीन एमिंग फॉर कि उनको 40 LPA 50 LPA लेना है या 20 LPA फोड़ना है स्टार्टिंग में फ्रेशर में। पर मेरे पास जब इन्फोसिस कंपनी मेरे कॉलेज में, जो Tier 3 के कॉलेज के स्टूडेंट है उनसे रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि जब हमारे कॉलेज में कंपनी आती है और हमें पता है मास रिक्रूटर कंपनी है, इसके बाद कोई कंपनी नहीं है जो हमें उठाने वाली है, तो हमें होता है कि हम कैसे भी वहाँ प्लेस हो जाएं। क्योंकि मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसा लगा था कि यार मैं कैसे भी प्लेस हो जाऊँ, मेरे पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मेरी इंजीनियरिंग में, मोर ओवर मैं इंडिपेंडेंट होंगी, बिकॉज कॉलेज में ऐसा होता है आपके पास पैसे नहीं होते, आपको ट्रिप्स प्लान करनी है तो आपको बहुत बजट ट्रिप टाइप प्लान करनी पड़ती है, एंड 3.6 वॉज नेवर अ लेस फॉर मी, बिकॉज आई टुक इट एज अ वेरी पॉजिटिव। 3.6 है, इसे पैकेज को ग्रैब करूँगी
और फिर उसके बाद मैं सीखने को मिलेगा, सीखूंगी, फिर आगे बढ़ूंगी। माई स्ट्रैटेजी वॉज लाइक दैट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे अभी स्टूडेंट हैं, अभी फ्रेशर्स हैं जो मुझे भी DM करते हैं मेरे चैनल पे कि हम बहुत डिसहार्टनिंग है, हमारे कॉलेज में कंपनी आ रही है इन्फोसिस 9.5 पैकेज पे, IIT जैसा कॉलेज है, NIT जैसा कॉलेज है, 9.5 पे इन्फोसिस आ रही है। मतलब हमारा स्टैंडर्ड नहीं है डूड। देखो सबको ऐसा लगता है हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, बट आप देखो ना कि अभी रिसेशन है, थोड़ा मार्केट में उस हिसाब से हायरिंग नहीं है। आप ऐसा मत सोचो कि आपका स्टैंडर्ड ज़्यादा है तो आप ऐसी कंपनीज़ के लिए अप्लाई नहीं करोगे। दीज आर द गेटवे, मतलब आपका एक एंट्री पॉइंट है, दे विल बी योर एंट्री पॉइंट। लाइक इससे आप IT सेक्टर में एंटर कर जाओगे। अगर IT सेक्टर में आप एंटर कर गए एक बार तो आप कोई भी XYZ कंपनी में काम करो, उसमें आप एक्सपीरियंस लो, सीखो, उस लर्निंग को यूटिलाइज़ करो। आप कॉलेज में बहुत अच्छा DSA करते थे, वेल इनफ, वेल गुड, लाइक आपको हेल्प करेगा आपकी करंट कंपनी में। फिर उसके साथ अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करते हो, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज फोड़ो उस टाइम पे। बट ऐसे डिसहार्टन नहीं होना, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं। एंड आपके पॉइंट पे आती हूँ मैं, आपने जैसे कि बोला कि लेवल की बात करती हूँ, तो लेवल में ऐसा है कि अगर पैकेज कम है, 3.6 है, TCS आ रही है, एसेंचर आ रही है, विप्रो आ रही है, वर्चूसा जैसी कंपनी आ रही हैं। देखो उन्हें ज़रूरी नहीं वो आपको कंपनी आपके पास आ रही है कॉलेज में आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट का काम देंगे, उनके पास सपोर्ट का भी बहुत प्रोजेक्ट रहते हैं। ठीक है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 3.6 पे मैं हायर हो गई थी, ट्रेनिंग मेरी बहुत ऑसम थी। आई वुड से इन्फोसिस ट्रेनिंग इज़ बेस्ट। .NET डेवलपमेंट पे मुझे ट्रेनिंग मिली थी, पर मेरा प्रोजेक्ट था सपोर्ट का, मतलब मेरे को सपोर्ट पे ट्रेनिंग मिल गई थी। तो ऐसा नहीं होता कि उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, वो आपको रैंडमली सपोर्ट में भी डाल सकते हैं, डेवलपमेंट साइड भी डाल सकते हैं। तो इस वजह से उनके लिए ये पैकेज ज़्यादा नहीं है। कितने साल से इन्फोसिस, TCS, एसेंचर जैसी कंपनी उसी पैकेज पे हायर करी हैं। उनको आपका बेसिक एप्टीट्यूड जज करना है, आपका बेसिक एनालिटिकल स्किल जज करना है, आपको वो सिखा पाएंगे कि नहीं उन्हें वो जज करना है। मेरे से इन्फोसिस में फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड था, सेकंड इंटरव्यू था। एप्टीट्यूड वाज लाइक उसमें अगर आप indiabix.com पढ़ लेते हो, RS अग्रवाल के क्वेश्चन कर लेते हो, आपका बेसिक एप्टीट्यूड वो जज करते हैं। एंड देन आफ्टरवर्ड उनका इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बेसिक जावा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा था। अगर मतलब आपका बेसिक स्किल सेट है तब भी वो आपको इतने पैकेज पे ले जाएंगे। बट इसी पे अगर इन्फोसिस आ रही है 9.5 पैकेज पे, इसी पर TCS आ रही है 7 to 8 पैकेज पे, तब वो आपसे DSA में थोड़ा तो ग्रिल करेंगे। इन्फोसिस तो बहुत ज़्यादा ग्रिल कर लेती है वैसे, आई वुड से, मतलब वो तो थोड़ा जस्टिस नहीं है, बट स्टिल आई वुड से कि ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो, आप स्टार्ट ले सकते हो। तो यही है कि जो कंपनीज़ हैं वो DSA में ग्रिल तभी करती है जब आपको उन्होंने ज़्यादा पैकेज ऑफर करना है। बट अगर उनको कम पैकेज ऑफर करना है तो वो आपको स्टार्टिंग में DSA में उतना ग्रिल नहीं करेंगी। कमिंग बैक टू माय एक्सपीरियंस, मुझसे DSA में भी मुझे ग्रिल किया गया था, कई कंपनी ने किया था, कईयों ने नहीं किया था। और पता कैसे लगाए कौन सी कंपनी करती है कौन सी नहीं। लेट्स सपोज मैं एसेंचर का इंटरव्यू देने जा रही हूँ, मैं क्लियर हूँ कि एसेंचर DSA पूछ सकती है, बट लीनियर DSA तक। दे कुड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, बट वो उससे ऊपर नहीं जाएंगे। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क ग्राफ, ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज। आई एम वेरी क्लियर। बट मैं अमेजोन में जा रही हूँ तो मुझे पहले से ही क्लियर है, मैं कंपनी टारगेट कर रही हूँ अमेजोन, आई एम टारगेटिंग फॉर 45 LPA, मोर देन दैट। तो DSA तो पूछेंगे ना फर्स्ट राउंड में। दे आर गोइंग टू आस्क डायरेक्टली ग्राफ लिखो, ग्राफ का कोड करो, फिर जावा पे आएंगे ना। तो इतना क्लैरिटी रहती है कि कौन सी कंपनी आपसे स्टार्टिंग में DSA पूछेगी। अब मैं एयरटेल की बात करती हूँ, तो एयरटेल में भी मेरा एक्सपीरियंस था, ठीक है, मतलब मैं एक्सपीरियंस प्रोफेशनल थी। अब मैंने ओरेकल में भी इंटरव्यू फेस किया। अब ओरेकल में भी मुझे पता था कि वो मुझसे ऑब्वियसली DSA के क्वेश्चन पूछेंगे, तो DSA का मैंने ओरेकल से पहले भी प्रिपेयर किया था। पर ऐसे स्पेसिफिक नहीं कह सकते, क्योंकि जब मेरी HR से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था आपसे DSA और आपकी टेक्नोलॉजी से स्पेसिफिक और आपके प्रोजेक्ट से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट फिर भी पैकेज के अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाता है कि उनका क्या लेवल रहेगा, वो आपसे किस टाइप में ग्रिल कर सकते हैं। तो देखो लीनियर DSA इज़ मस्ट। अगर आप जावा डेवलपर भी हो तो लीनियर DSA तो आपको आना ही चाहिए, बिकॉज वो तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लीनियर DSA से जज होती है। बिकॉज आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं आपके एनालिटिकल स्किल के, इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एट द एंड ऑफ द डे। अगर आपने अपने एनालिटिकल स्किल्स पे वर्क नहीं किया, ठीक है, अगर आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं किया है, DSA से आप कुछ नहीं करते, बस ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आप ब्रेन स्टॉर्म कर रहे हो कैसे कैसे वर्क करेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप फ्रेशर हो
तो क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो उतना टाइम नहीं मिल पाता आई वुड से। तो फ्रेशर होता है एटलीस्ट यार लीनियर डीएसए तो कर लो। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे को ज़्यादा डीएसए नहीं कर पाऊंगा, मेरे से बैक ट्रैकिंग नहीं होता, मेरे से डीपी नहीं होता, ग्राफ नहीं होता, ट्री नहीं होता, तो एटलीस्ट लीनियर डीएसए तक करो, फिर धीरे धीरे अपना जावा टेक्नोलॉजी साइड बाय साइड करो, प्रोजेक्ट बनाओ। आप एज अ जावा डेवलपर ट्राई करो, तो जावा डेवलपर की बहुत वैकेंसीज है, बहुत कंपनीज है जो आपको अच्छा पैकेज दे देंगे आई वुड से। तो स्टार्टअप्स ऐसी बहुत सारी कंपनी, बट अगर आप बहुत स्पेसिफिक कंपनी टारगेट करोगे, आज आप चले हो अमेजोन में बैठने, ठीक है, और आप सोचे मैं जावा डेवलपर हूँ, मुझसे डीएसए नहीं पूछा जाएगा, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइक दैट। सो आप एक्सपेक्ट करो कि आपसे डीएसए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दिस इज हाउ इंटरव्यू वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम कंपनीज टू कंपनीज आई वुड से। सही बात है। इवन मुझे याद आया, मेरा एक स्टूडेंट था जो कि डीएसए में इतना अच्छा नहीं था, बट उसकी स्प्रिंग बूट नॉलेज काफ़ी अच्छी थी। तो उसकी प्रीवियस कंपनी ने उसको ऑफर रिसेंड कर दिया था। तो अब उसके पास 2-3 ऑफर आए हैं अलग अलग कंपनी से, और उन्होंने किसी ने भी उससे डीएसए नहीं पूछा। उन्होंने डायरेक्टली, उस बंदे ने डायरेक्टली अप्लाई किया, सीटीओ को रीच आउट किया और बोल रहा है कि देखो मुझे स्प्रिंग बूट आती है अच्छे से, मैं कर लूँगा तुम्हारे वहाँ काम। तो उसको स्प्रिंग बूट के ऊपर, नॉलेज के ऊपर जज किया एंड देन उसको हायर कर लिया उस तरीके से। तो डिपेंड करता है किस जगह जा रहे हो, क्या पैकेज है। जैसा बताया काजल ने, आपको जज करना पड़ेगा कि कितना पैकेज है, क्या कंपनी है, क्या पूछती आ रही है, या अभी तक एक्सपीरियंस भी देख लो पिछले, उस हिसाब से अपनी तैयारी होनी चाहिए। और साथ में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स तो मस्ट है, ये तो कर ही लेने चाहिए अगर आपको अच्छा खासा थोड़ा पैकेज चाहिए तो। एंड वन मोर थिंग टू ऐड अनुज, जैसे आपने बोला ना कि स्टार्टअप वगैरह, तो स्टार्टअप वगैरह थोड़े रहते हैं फोकस्ड कि अगर आपको टेक्नोलॉजी आती हो तो वो आपको हायर कर लेते हैं। उसका रीज़न ये रहता है क्योंकि उन्हें आपसे बस प्रोजेक्ट बनाना है, वो नहीं ज़्यादा सोचते। वो सोचते हैं कि अगर इसको डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा भी नहीं आता, इसको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आती है, हमें तो प्रोजेक्ट मिलेगा, हमें इसे प्रोजेक्ट पकड़ाना है। बट बहुत सारी एमएनसीज़ की बात करो, जैसे अभी मैंने अमेजन का एग्जाम्पल है, पेटीएम है, पेपाल है, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़ हैं, अटलासियन है, सिस्को है, तो ये तो डीएसए से स्टार्ट करती हैं। इनके दिमाग में ऐसा है कि अगर डीएसए नहीं आता तो वो इंसान जो है वो अगर आपको कोड, आपका कोड लिख के भी देगा तो वो ऑप्टिमाइज नहीं लिख कर देगा। उनके माइंड में ऐसा है कि ऑप्टिमाइज कोड नहीं होगा तो वो स्केलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। स्टार्टअप में वो छोटी छोटी एप्लीकेशंस पे वर्क कर रहे होते हैं, उन्हें क्लाइंट को डिलीवर करना होता है, तो उस केस में उन्हें ऑप्टिमाइजेशन उनके लिए बहुत बड़ा इशू नहीं होता मेनी अ टाइम्स। तो इस वजह से वो ऐसे डेवलपर्स को हायर कर लेते हैं। बट बिग स्केल कंपनी, जो बहुत बड़ी कंपनीज है जहाँ पे लोड इंक्रीज करता है, आज अमेजन की वेबसाइट कितने सारे मिलियन ऑफ यूजर्स यूज़ कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट कितने यूजर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि अगर डीएसए की नॉलेज है तो कोड ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होगा। इस वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि सेम पैकेज वो देंगे कैंडिडेट को, चाहे वो जावा स्प्रिंग बूट डेवलपर हो, चाहे उसको डीएसए अच्छा आता हो। सो दैट्स द ओनली रीज़न कि वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं अगर डीएसए की नॉलेज है तो दैट वुड बी बेटर। बहुत सारी कंपनीज हैं, अगर आपको डीएसए नहीं आता, स्प्रिंग बूट जावा टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, दे हायर, दे गिव यू इवन बेटर पैकेज देन दोज कंपनीज। बट वो कंपनीज आपको ढूंढनी है, सर्च करनी है। अब मैं ईपैम नहीं जानती थी, मुझे इन कंपनी से ज़्यादा बेटर पैकेज मिला है, जितना मुझे ओरेकल में भी नहीं मिल रहा था। सो इसी चीज़ को आना चाहता मैं, इसी चीज़ पर आना चाहता कि आपने जैसे इतने सारे कंपनीज फाइंड की और अप्लाई किया उनके अंदर, इस तरीके से आजकल फ्रेशर्स के पास बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि भैया मुझे तो जॉब ही नहीं मिल रही। जावा डेवलपर के अराउंड काफ़ी सारा ये मिसकंसेप्शन भी देखा है मैंने कि जावा डेवलपर में फ्रेशर्स तो हायर ही नहीं होते, तो कैसे हायर हो जाएंगे। तो आप बताइए कि किस तरीके से अब फ्रेशर शुड गो अबाउट लुकिंग फॉर अ जॉब और कैसे अप्लाई करें बेस्ट पे में। देखो अनुज, आई विल बी वेरी ट्रूथफुल, ये तो बात सच है कि अभी की मार्केट डाउन है। मतलब ऐसे मैं किसी को ब्लाइंडली कुछ भी ऐसे फॉल्स नहीं कन्वे करूंगी कि बहुत मार्केट में बूम है, आप जाओ जॉब्स ही जॉब्स पड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है। आजकल कंपनीज क्या कर रही है, थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस डेवलपर को हायर कर रही हैं। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि एक्सपीरियंस डेवलपर से वो सारा काम करा लेंगी, उन्हें वो फ्रंट एंड भी करा लेंगी, बैक एंड भी करा लेंगी, डिप्लॉयमेंट भी करा लेंगी, टेस्टिंग भी करा लेंगी, सब कुछ एक डेवलपर से करा लेंगी। इस वजह से कंपनी जो है सेम अमाउंट जो है वो चाह रही है कि एक्सपीरियंस को दे दे। बट ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स की बिल्कुल वैकेंसी नहीं है। अगर आपने प्रोजेक्ट अपने अच्छे से बनाया हुआ, अपना रिज्यूमे अच्छे से रेडी किया हुआ है, अपने प्रोजेक्ट्स अच्छे ऐड किए हुए हैं, तभी मैंने कहा था कि आप के जो फ्रेशर्स हैं उनको थोड़ा अपने आप को ग्रिल करने की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू पिछले फ्रेशर्स से जो कोविड के टाइम पे इजीली प्लेस हो गए थे। अभी आपको थोड़ी स्किल सेट अपनी इंप्रूव करनी है। अगर आप माइक्रो सर्विसेज भी कर लोगे, दैट विल ऑल्सो बी एड ऑन। जैसे आपने बोला कि आपकी प्लेलिस्ट आ रही है काफका पे और आप बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च कर रहे हो, तो ये सारे प्रोजेक्ट भी अगर वो सीख लेंगे बनाना तो दैट विल बी अ प्लस फॉर देम। ऐसा नहीं है कि मैंडेटरीली इंपॉर्टेंट है, बट येस दैट विल बी अ प्लस, बिकॉज अगर आप स्प्रिंग बूट यूज़ करके, जावा यूज़ करके, डेटाबेस यूज़ करके आपने प्रोजेक्ट बना लिया है
और अदर कैंडिडेट है उसने माइक्रो सर्विसेज यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाया है, तो कंपनी तो आराम से उसको ले लेगी ना जिसने माइक्रो सर्विसेज बनाया है, क्योंकि फिल्ट्रेशन होती है रिज्यूमे की। रिज्यूमे में अगर एक फ्रेशर है उसने माइक्रो सर्विसेज नहीं बनाया, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सिलेक्ट नहीं होगा रिज्यूमे, या जो काम कर रहे हैं उनकी स्किल्स बेकार है, वर्थलेस है, बट आई एम सेइंग कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी उसकी बात है। और रही बात अपॉर्चुनिटीज़ की, जॉब्स पहले से कम है, तभी मैंने आपको बोला कि आप टारगेट करो कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है इस टाइम पे, तो आपका स्टैंडर्ड ज़्यादा है, आपने बहुत ज़्यादा तगड़ा डीएसए कर रखा है, बैक ट्रैकिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम, ग्राफ के क्वेश्चन लगा रखे हैं, पर आपके कॉलेज में स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए इन्फोसिस आ रही है, या आपके कॉलेज में सिस्टम इंजीनियर के लिए इन्फोसिस आ रही है, डिजिटल के लिए टीसीएस आ रही है, मास रिक्रूटमेंट कंपनीज जो है कर रही हैं कंपनी, उसमें आपका प्लेसमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, आप स्टार्ट ले सकते हो। एंड सेकेंड, आपका जो तरीका है वो लिंक्डइन होना चाहिए। लिंक्डइन पे आपको जो भी कंपनीज़ में ओपनिंग है, आपको लगता है आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, तो आप उसमें अप्लाई करते रहो। नौकरी पे अप्लाई करो, इंडीड पे, इंस्टा है, मैंने सब पे अप्लाई किया था। कोल्ड ईमेल्स भेजो, जितने भी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है उस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं, आप उनको मेल्स भेजो, आप उन्हें बोलो कि आप उन्हें रेफ़र कर दो, मे बी उनकी कंपनी में कोई वैकेंसी हो वो आपको रेफ़र कर पाए। देखो इस टाइम पे हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, वी कैन नॉट गिव अप, बिकॉज गिव अप करके हम क्या करते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। हमें लगेगा आज मार्केट अच्छी नहीं है, स्कोप नहीं है, पढ़ के क्या फ़ायदा, मैं पढ़ता नहीं हूँ। मार्केट धीरे धीरे स्टेबल हो रही है, ठीक है, अब आपने पढ़ाई छोड़ दी तो अब कंपनी में अपॉर्चुनिटी होगी भी तो आपको वो मिलेगी नहीं, बिकॉज आपके साइड बाय साइड जो कोई और स्टूडेंट था पॉजिटिव रह के तैयारी कर रहा था वो आपसे आगे निकल जाएगा, बिकॉज वो उस टाइम वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेगा। सो आई वुड रिकमेंड एवरीवन, सो प्लीज़ स्टडी हार्ड, मतलब अपना पढ़ाई करते रहो, और ऐसे कोल्ड ईमेल आप सेंड कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस प्रोफेशनल को, अपने फ्रेंड्स को रीच आउट कर सकते हो जो दूसरी कंपनीज में काम कर रहे हैं। लिंक्डइन, नौकरी पे कॉन्टीन्यूसली अपडेट कर सकते हो आप अपने रिज्यूमे पर। कई बार लोग क्या करते हैं, नौकरी पे प्रोफाइल बना के छोड़ देते हैं, लिंक्डइन पे बना के छोड़ देते हैं, और फिर कहते हैं कि हमको जो है वो मेल आएगी, कॉल आएगी। क्यों आएगी? लिंक्डइन पे एक पर्टिकुलर जॉब के लिए 1000 एप्लीकेशन है, वो कहाँ देखेंगे आपके एप्लीकेशन? आपको बार बार जाके अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल को कुछ ना कुछ करके ना एडिट करते रहना है, ताकि वो रिफ़्रेश होता रहे। अभी यूट्यूब भी ऐसा करता है कि आपकी वीडियो जो बहुत पुरानी है ना वो दिखाता ही नहीं है, मतलब आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आपकी बहुत बड़ी पुरानी यूट्यूब की वीडियो में बहुत सारे व्यूज़ आ रहे होंगे, जो आपकी अभी एकदम करंट वीडियो जाएगी ना उस पर व्यूज़ आ सकते हैं, पुरानी पे नहीं आएंगे। तो इसी तरह आपको भी नौकरी पे जाके, लिंक्डइन पे जाके बार बार अपना जो रिज्यूमे है वो रिफ़्रेश करना है, कुछ ना कुछ एडिट करना है। उससे क्या है, वो बैक ऑफ द साइड ना आपका रिफ़्रेश होता रहेगा, तो व्यू जो HR है उनको आपका प्रोफाइल दिखता रहेगा। सो इस तरह आप ट्राई कर सकते हैं, आई वुड से। सही है, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे आपने हैक्स बताए, तरीके बताए बेसिकली, जिससे कि आप जॉब पा सकते हैं। काजल, तो आपने बताया कि कैसे कंपटीशन काफ़ी हाई है, तो इस टाइम पे आपके रिज्यूमे के अंदर ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पानी है जॉब, ये पहले वाला मार्केट नहीं रहा 2020 वाला जहाँ पे कम कंपटीशन था, कंपनीज किसी को भी हायर कर रही थी, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी। इस टाइम पे कंपनीज बहुत कॉशियस हायरिंग कर रही हैं, फायर कर रही हैं उल्टा, तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा टफ है, तो इवन फ्रेशर्स को भी काफ़ी तगड़ा ग्रिल किया जा रहा है जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बस वही है कि जो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है उसी को जॉब्स मिल रही है इस टाइम पर मार्केट के अंदर, तो आपको तगड़े वाला ग्रिल करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा काजल, अगर आप बता पाएँ तो, कि आपका इस टाइम पे क्या पैकेज अपनी कंपनी के अंदर? वैसे मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती, बट आई गॉट मोर देन 100% हाइक, सो ऐसा मेरा हाइक है। तो मेरा प्रीवियस कंपनी में भी काफ़ी अच्छा पैकेज था, तो उस पर मुझे मोर देन 100% हाइक मिला है। तो काफ़ी आपने हेल्प की काजल, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी गाइड किया स्टूडेंट्स को कि कैसे उनको अप्लाई करना चाहिए, कैसे उनको पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। काफ़ी डिटेल्ड आपने टॉपिक्स बताए हमें कि जावा में क्या पढ़ना है, स्प्रिंग बूट में क्या पढ़ना है, कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, और नौकरी के ऊपर, अपने रेज्यूमे के ऊपर कैसे लेके आना है। काफ़ी सारी चीज़ों की बात की, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। जाने से पहले बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर आप कोई गाइडेंस देना चाहें 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस बंदे को, तो आप क्या देंगे? फ्रेशर का तो हमने बात कर लिया, 1 साल या 2 साल जिसको एक्सपीरियंस है, उसको अगर हाइक पाना है अपनी जॉब के अंदर, तो वो कैसे पा सकता है? ओके, अगर देखो, पहले तो अगर कोई भी 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, तो सबसे पहले उसे ये देखना चाहिए, पहले तो उसे कॉन्फिडेंस जो है वो रखना चाहिए, बिकॉज जनरली होता है हम किसी भी करंट कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज मैं इन्फोसिस जैसी कंपनी में काम कर रही हूँ, अगर मैं बैक देन
मतलब पुरानी बात करूँ तो मैं इन्फोसिस में जब काम करी थी मेरा पैकेज था 3.6 एंड जावा टेक्नोलॉजी पे उस टाइम मैं काम नहीं कर रही थी, मेरा जो टेक्नोलॉजी था वो था .NET। तो उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस ज़रूर कम हो गया था बिकॉज इन्फोसिस ने मुझे सपोर्ट प्रोजेक्ट में मैप कर दिया था। तो ऐसे रैंडम सिनेरियो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो सकते हैं, चाहे वो TCS में काम करे, एसेंचर में या किसी भी कंपनी में। तो कई बार कंपनीज जो है वो रैंडमली आपको मैप कर देती है एक ऐसी टेक्नोलॉजी में, एक ऐसे टेक स्टैक में जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो उस केस में आप काफ़ी टाइम उसमें इन्वेस्ट करने के बाद ये रियलाइज़ करते हो कि आपकी जो स्किल सेट है वो रेलेवेंट नहीं है, इतनी रेलेवेंट नहीं है कि आप बाहर जाके जॉब ले सको। मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, ठीक है, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे, और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं जावा डेवलपमेंट में बाहर कंपनी कोई अचीव कर लूँ, या उस कंपनी में मोर ओवर जो प्रोजेक्ट है मेरी नॉलेज बिल्कुल भी ज़ीरो रही है, इनफैक्ट दूसरी किसी टेक्नोलॉजी पे मैं काम कर रही थी, तो कॉन्फिडेंस जो होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा ज़ीरो हो जाता है वुड से। तो उससे मेरा भी कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन हो गया था। मतलब मैं तो कहती हूँ बाय द गॉड ग्रेस, मतलब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली इन्फोसिस में स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की, जिसमें मेरा पैकेज जो है वो राइज किया फ्रॉम 3.6 टू 9.5। बट ऐसी अपॉर्चुनिटी सबको मिले ज़रूरी नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स से वो सपोर्ट के प्रोजेक्ट में रह गए, बाद में लाइक ऐसा होता है कि आपका ना एक सेम रूटीन हो जाता है, आप सपोर्ट प्रोजेक्ट कर रहे हो या आप कोई ऐसी डेवलपमेंट साइट आप काम कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप रोज़ उसको करते रहते हो, तो आपको पता भी नहीं लगता कि एक टाइम पे आपके खुद के मन में मोनोटोनस चीज़ें आने, आप बहुत नॉन इंटरेस्टिंग हो जाते हो किसी चीज़ को लेकर, IT को लेकर हो जाते हो कि यार इसमें तो क्या ही है, बेकार सा काम मिलता है, बस सैलरी आ रही है, अब सैलरी भी कम है और अब तो स्किल सेट भी वैसी नहीं रही है। मतलब आप जैसे बुढ़ा इंसान नहीं हो जाता एकदम, मतलब आजकल तो आज आप मोटिवेट हो जाओगे ओल्ड लोगों से भी, वो भी गिव अप नहीं करते हैं, वो भी अपनी लाइफ में रिफ्रेशमेंट क्रिएट करते हैं। बट आजकल यंग यूथ जो है उनमें ऐसी चीज़ आ जाती है, उनको लगता है कि हम एक्सपायरी स्टेज पे आ गए, अब तो हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते, अपस्किल नहीं कर सकते, IT सेक्टर में रहना है, अपस्किल इज़ द ओनली ऑप्शन। तो आपको उस टाइम पे सोचना है कोई बात नहीं, कंपनी ने नहीं सिखाया, प्रोजेक्ट नहीं बनाया, इट्स ओके। मैं जो कोई सीनियर भी नहीं है तो मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो अच्छी अच्छी कंपनी में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनसे पूछूंगा, कोई टेक्नोलॉजी पकड़ लूँगा। यूट्यूब पे इतना कंटेंट भर के आजकल तो आई वुड से, तो उस यूट्यूब के चैनल को आप फॉलो करोगे, आप पढ़ोगे, ठीक है, और साइड बाय साइड आप यूट्यूब से देख के कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, उससे आपकी लर्निंग इंप्रूव होगी। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस को ज़ीरो से ऊपर उठाना है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है, फेथ रखना है कि मैं कर सकता हूँ। अगर मेरी पर्टिकुलर कंपनी टॉक्सिक है, मेरा वर्क कल्चर टॉक्सिक है, या मेरा पैकेज अच्छा नहीं है, मुझे अपनी फैमिली के लिए और बेटर करना है, अपने लिए बेटर करना है, तो कॉन्फिडेंस सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्फिडेंस इज़ द बेस्ट आउटफिट वन कैन वियर। सो कॉन्फिडेंस सबसे पहले लेके आना है, मैं इस कंपनी से निकलूँगा या निकलूँगी, तैयारी रहेगी, और दिस वे यू कैन डू समथिंग। और नेवर गिव अप वाली कहते हैं ना कि आपको वो अपने में स्पिरिट रखनी है। बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ था जब स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का आया था, तो मेरे दिमाग में आया यार ग्रीडी एल्गोरिदम पूछ रहे हैं, बैक ट्रैकिंग पूछ रहे हैं, ग्राफ के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और अभी तो उतनी तैयारी ही नहीं है, और मैं सोच रही हूँ 9.5 पैकेज भी इतना पूछ रहे हैं, भाई मैं तो नहीं कर सकती। अगर मैं उस टाइम ऐसा सोचती मैं नहीं कर सकती, तो इट्स 101% मैं नहीं कर सकती। पर मैंने सोचा बाय हुक और क्रुक मुझे देना है, कैसे भी देना है, होगा नहीं होगा दैट्स द एंड चॉइस, बाद में देखेंगे। नहीं हुआ तो मेरे को हेल्प होता, मैं कंपनी स्विच कर जाती, मैं उस पोजीशन से बेटर ही होती। तो आपको जो है अगर एक्सपीरियंस हो 2-3 साल के, तो मैं यही एडवाइस दूंगी, नेवर लूज़ योर होप, नेवर गिव अप। आप भी ट्राई कर सकते हो, दूसरी कंपनीज में जा सकते हो, एंड अपस्किलिंग इज़ द ओनली ऑप्शन IT सेक्टर में सर्वाइव करना है तो। और सेकंड, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है दैट्स अनदर इशू, तो वो आपको फिर एक्सप्लोर करना है अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट को। बट अगर 2-3 ईयर्स एक्सपीरियंस हो, IT में रहना चाहते हो, दिस इज़ द ओनली ऑप्शन। सो दिस आई वुड एडवाइस टू ऑल द 2 to 3 ईयर्स, इवन दो फ्रेशर ऑल्सो आई वुड से। जी बिल्कुल, आपने काफ़ी एक डिफरेंट पॉइंट को टच किया जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कभी कभार नहीं सोचता हूँ, लेकिन हाँ ये एक सच्चाई है, रियलिटी है कि मोनोटोनस हो जाते हैं, एक गिव अप करने का माइंडसेट हो जाता है, और उसके ऊपर उठ के आप जब काम करते हो तभी चीज़ें आपसे हो पाती हैं। लोग नीचे रह जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा करते ही नहीं, उनको दिखता है कि हाँ सैलरी आ रही है, थोड़ी बहुत काम चल रहा है, रोते रोते काम कर रहे हैं लेकिन स्टिल काम कर रहे हैं। तो वहाँ से ऊपर उठने के लिए आपको वाला माइंडसेट इंपॉर्टेंट है जो आपने टच किया। इवन मैं एक चीज़ कहूँगा, आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, आपका जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है वो एक रीज़न है जिसका जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि क्या था रीज़न जिसकी वजह से आपको इतने सारे पैकेज मिले, आपने बहुत हम्बली कहा कि ऐसा कुछ नहीं किया। बट आई वुड सजेस्ट कि ये चीज़ है जो कि अलग बनाती है इंसान को, ठीक है, और आपने वो चीज़ की, आपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अप्लाई किया मल्टीपल कंपनीज़ के अंदर, आप तैयारी करते रहे, आप नई नई चीज़ें लर्न करते गए, आपने वो हार नहीं मानी जिसकी वजह से आप यहाँ पर हैं जहाँ पर पहुँचे आप। बस अनुज एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, एक्चुअली मेरे को बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो एक टच करना चाहूँगी पॉइंट जो मुझे लगता है मैंने एक्सपीरियंस किया, और बाकी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या इनफैक्ट आई वुड से एक्सपीरियंस पर्सन एक्सपीरियंस करते होंगे। अभी क्या है कंपैरिजन,
हम बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरों से। अब फ्रेशर्स भी है जिनकी जॉब नहीं लग रही, अब उनको लग रहा है उनके फ्रेंड्स उनसे शायद ज़्यादा अच्छे नहीं थे पढ़ने में, ज़्यादा कोडिंग नहीं करते थे, पता नहीं कैसे उन्होंने अपना शोकेस कर लिया इंटरव्यू में और उनकी जॉब लगी, हमारी नहीं लग पा रही। तो हम बहुत डिसहार्टनिंग सिचुएशन में चले जाते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा यहीं पे चीज़ें करते रहते हैं यंगस्टर टाइम पे, या फ्रेशर्स हैं, एक्सपीरियंस है, हम कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं, हैवी कंपैरिजन करते हैं। मतलब मैं भी करती थी, मतलब अभी थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ कि नहीं कंपेयर करना, अपने आप को कंपेयर करना अपने प्रीवियस सेल्फ से। इफ़ यू आर बेटर फ्रॉम योर प्रीवियस सेल्फ देन यू आर फार बेटर फ्रॉम अदर्स। तो आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना, आपके फ्रेंड्स अच्छा कर रहे हैं, आपको पॉजिटिव वे में लेना है कि आपका फ्रेंड कर सकता है तो वाई नॉट यू, आप भी कर सकते हो। तो मैं अपने फ्रेंड से सीखती हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स, अगर मेरे फ्रेंड्स मुझसे आगे जा रहे हैं या मुझे लग रहा है कि मैं भी उतना डिजर्व करती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, उसे नेगेटिव वे में नहीं लेना कि वो क्यों कर लिया, वो पीछे हो जाए, उनका इंटरव्यू कैसे क्लियर हो गया। मे बी आप मेहनत करके उनसे भी आगे पहुँच जाओगे, पर अगर आप नेगेटिविटी को अपने ऊपर ओवर पावर होने दोगे, यू विल नॉट बी एट एनी स्टेशन। मतलब आप खुद डिप्रेस्ड होगे और अपने आप को अच्छा फील नहीं करा पाओगे। सो अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, नेवर गिव अप स्पिरिट के साथ, और कंपैरिजन करना, दैट वुड बी पॉजिटिव कंपैरिजन। ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। इनफैक्ट आपका चैनल मैं देख रही थी, लाइक मेरे दिमाग में ऐसा आया, आपके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा है, तो मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। मेरे दिमाग में आया कि मैं अनुज के चैनल पे जाऊँ या ना जाऊँ, उसके इतने सारे सब्सक्राइबर्स है, बट आई थॉट वाई नॉट यार, गिव इट अ ट्राई, देखा जाएगा। कॉन्फिडेंस इज समथिंग ना, अगर हम कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखाएंगे तो हम पहले ही बैकआउट कर रहे हैं। सो आई थिंक कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। मे बी अगर मैं नहीं आती तो मैं रिग्रेट करती, बट मैं आई तो आई फेल्ट हैप्पी। इनफैक्ट आपसे बात करके अच्छा लगा, और आपका भी काफ़ी डाउन टू अर्थ नेचर है। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं आपके साथ वीडियो बनाऊंगी तो मुझे नर्वसनेस होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपसे बात करके बिल्कुल नॉर्मल फील हुआ, अच्छा फील हुआ, एंड इट वॉज अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन आई वुड से। नाइस नाइस। और अगेन अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आपको काजल के चैनल को देखना है तो मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा, तो आप उनके चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, एंड आपका लिंक्डइन भी डाल सकते हैं काजल, सो दैट पीपल कैन कनेक्ट विद यू। श्योर श्योर श्योर, एनी टाइम। परफेक्ट देन, थैंक यू सो मच अगेन काजल फॉर ऑल द व्यूअर्स। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपने काफ़ी अच्छे से गाइड किया, करियर वाइज भी गाइड किया, लाइफ में भी कैसे आगे बढ़ना है वो सब गाइड किया आपने, काफ़ी एक्सपीरियंस शेयर किया अपना, उसके लिए थैंक यू सो मच, एंड या थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। या थैंक यू सो मच अनुज, थैंक यू।